स्वागत है आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मूलभूत अधिकार। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने क्विक रिवीजन के माध्यम से संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसका निर्माण, उसका विकास, उसे लागू कैसे किया, इससे संबंधित 3-4 वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड किए हैं। आप उसे जा करके देख सकते हैं। उसके बाद का हमारा जो अगला आज का जो टॉपिक है वो है मूलभूत अधिकार भाग 3। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी हमारे किससे रिलेटेड हैं? मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड हैं। तो मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या चीज़ हैं? ठीक है, क्या चीज़ हैं और इनको देने का उद्देश्य क्या है हमारा? तो इस पे हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि क्या किस किस प्रकार के मूलभूत अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे समझते हैं मूलभूत अधिकार को, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो अपने विकास की उम्र में रहता है 7-8 साल तक जो भी होगा, जब वो बात करना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, सोचने समझने की उसमें क्षमता विकसित होती है, यदि उस उम्र में उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, तो जब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 5-7 साल जो उसका विकास करने की जो उम्र होती है उसे गुजर जाएगा, तो वो ना तो बात कर पाएगा, ना तो बोलना सीख पाएगा, ना तो अपना सोचने समझने की शक्ति विकसित कर पाएगा। तो इसलिए जो है मूलभूत अधिकार जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन अधिकारों के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे मूलभूत अधिकार इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को मूलभूत अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वह व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मूलभूत अधिकार क्या हैं। तो मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सब के बिना, अर्थात मूलभूत अधिकार के बिना हम लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो मूलभूत अधिकार हैं इसे भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से अपनाया गया था, और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, इसका मतलब यह है कि राज्य कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना पाएगा जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या होगा? हनन होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा करके इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। तो मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, लेकिन शामिल करने से पहले 1931 के कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन है, ठीक है, उस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूलभूत अधिकारों की घोषणा की गई थी। और जब बाद में हमारा संविधान बना तो उसको संविधान में जगह दिया गया। भाग 3 में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, 1973 का जो प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद है, ठीक है, उस वाद में यह निर्णय दिया गया कि मूलभूत अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का क्या है? मूल ढांचा माना गया है। और यह भी डिसीजन दिया गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा संविधान का मूल ढांचा खराब होगा। और मूलभूत अधिकारों को न्यायालय ने क्या माना है? संविधान का मूल ढांचा माना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूलभूत अधिकार, इस पे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे क्या होगा? जो हमारा जो मूलभूत ढांचा है वो प्रभावित होगा। तो मूलभूत अधिकार हमको 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं, लेकिन जब संविधान बना तब उस समय हमको 7 प्रकार के मूलभूत अधिकार दिए गए थे। अगले स्लाइड में हम देखेंगे किस किस प्रकार के मूलभूत अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो क्या है? समानता के अधिकार है। और आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक को डील करेंगे। उसके बाद जो बाकी मूल अधिकार है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठवां जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 6 मूल अधिकार वर्तमान समय में हमको प्राप्त हैं। और ये जो आप 7वां देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, ये अब हो चुका है एक कानूनी अधिकार। पहले ये क्या था, ये भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया। और हटाया नहीं गया, एक्चुअल में इसे भाग 3 से उठा करके इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 अ में शामिल कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया, ये मूल अधिकार से उठ करके कहाँ चले गया, अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो भी हमारे अनुच्छेद हैं वो है क्या है, समानता का अधिकार है। इसे आप लोग 18 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 14 से 18 तक का है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले ओवरऑल कि है क्या चीज। अनुच्छेद 14 बोलता है कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, या शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध अर्थात छुआछूत का है, उसका अंत किया जाना है। और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हम देखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इन सब में अलग अलग आधारों पे समानता की बात कही गई है। जैसा पहले हम देखते हैं समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून का समान संरक्षण। 15 में धर्म, नस्ल, जाति इन सभी के आधार पर समानता, ठीक है, हर एक व्यक्ति समान होगा। अनुच्छेद 16 शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 ये किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अर्थात सभी नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 18 किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, जैसे राजा महाराजा पुराने समय में होते थे, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे। तो उस तरह की जो उपाधियां हैं उस सब का अंत किया जाएगा और सभी नागरिक को समान नज़र से देखा जाएगा। तो ये अलग अलग आधारों पे किन चीज़ों की बात करता है, समानता की बात करता है। और इसलिए अनुच्छेद 14 से 19 तक जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं इन्हें वर्गीकृत कर दिया गया है समानता का अधिकार में। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 14। इसमें लिखा गया है, आप सभी देख सकते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। पहली लाइन में लिखा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि का मतलब क्या हो जाता है, विधि का मतलब है कानून। और हम सभी को पता है कि भारत में क्या है, कानून का शासन है, विधि का शासन है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कानून के सामने या कानून की दृष्टि में समान है और हर एक व्यक्ति को उन्हीं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, ठीक है, तो गिरफ्तार होने के बाद जो है उसे 24 घंटे के भीतर क्या है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रहता है और उसे अपने हिसाब से अपने पसंद का वकील चुनने का भी अधिकार दिया जाता है। तो विधियों का समान संरक्षण, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जब वो गिरफ्तार होता है तब उसे क्या होगा, विधियों का समान संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और सभी को क्या है, समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अब यहाँ पे व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो व्यक्ति का मतलब ना केवल व्यक्ति के साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है, कोई कंपनी है, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है।
तो व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्ति नहीं होगा। और जहाँ जहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि नागरिक कहा गया है, ठीक है, जिन अनुच्छेद में व्यक्ति के जगह नागरिक शब्द लिखा गया है, तो ये नागरिक शब्द केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है, नागरिक का अर्थात केवल भारतीय नागरिक। और जहाँ जहाँ व्यक्ति लिखा है उसमें भारतीय के साथ साथ कोई भी विदेशी नागरिक हो सकता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है, कहाँ व्यक्ति शब्द का यूज़ करना है और कहाँ पे नागरिक शब्द का यूज़ करना है। तो अनुच्छेद 14 हमको क्या समझ में आता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये तो कह दिया गया, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा या राज्यपाल बनेगा तो उसके कुछ शक्तियाँ, उसकी कुछ कर्तव्य होंगे। तो ये लोग क्या हैं, अपने कार्य, अपनी शक्तियों और अपने दायित्वों का जब निर्वहन करते हैं तो उसके लिए न्यायालय में ये लोग उत्तरदायी नहीं होते हैं। न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है। इसके साथ साथ कुछ और है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान इनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, ठीक है, लेकिन सिविल कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी क्या है, 2 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में पहले तो कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, इन्हें कुछ रियायत दी गई है और ये इस पद को दिया गया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। तो उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई, दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो लोग अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को निर्वाह करने के दौरान, ठीक है, न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। और यदि कोई सिविल कार्रवाई भी करना है तो उसके लिए 2 माह की सूचना देना पड़ेगा, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो अनुच्छेद 14 में इतना है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 15, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 को हम लोग देखते हैं, भेदभाव का अंत या भेदभाव का निषेध। तो अब भेदभाव का निषेध किया जा रहा है, तो किन आधारों पे? धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल के नाम पे नहीं किया जाएगा, किस वंश से हैं आप, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपकी जाति क्या है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपका लिंग क्या है या आपका जन्म स्थान क्या है, इन आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 15। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, राज्य द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी पहले लाइन क्या है, राज्य को मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे। राज्य, राज्य का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, कोई स्थानीय सरकार हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई निजी संस्था हो सकती है या निजी निकाय हो सकती है जो राज्य के अधीन क्या कर रही है, काम कर रही है। तो सभी को उसमें शामिल किया गया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और लंबा चौड़ा विस्तृत जो है उसके बारे में बताया गया है कि किन्हें हम राज्य कहेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, या कोई कंपनी हो गई, या ऐसे कोई प्राधिकारी हो गए जिनको नियम कानून बनाने के लिए कोई अधिकार दिया गया है, वे सभी क्या हो जाएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो राज्य धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, लिंग, इन सभी के आधार पर सभी नागरिक के साथ क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये तो पहली बात हो गई, राज्य नहीं करेगा। लेकिन अब नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, नागरिक स्वयं अर्थात हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, नागरिक। अब नागरिक में केवल भारत के नागरिक होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निर्योग्य नहीं समझे जाएंगे, अर्थात हम इन आधारों पे निर्योग्य नहीं समझे जाएंगे। और पहला कहा गया कि राज्य इन आधारों पे हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जब 15(3) हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे तो वह कहा गया है कि राज्य स्त्रियों या बालकों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है, ठीक है। तो स्त्रियों और बालकों तो हम लोग देखेंगे
लिंग के आधार पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अनुच्छेद 15 का ही उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस तरह का जो बातें कही गई है, ठीक है, इनको कुछ कम किया जाता है या अनुच्छेद में जो कहा गया है उन्हीं का उल्लंघन किया जाता है। तो ये उल्लंघन नहीं है, एक तरह से समानता लाने का एक तरीका है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि उनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव वे पे इसको क्या है, इसका उल्लंघन विशेष परिस्थितियों में उल्लंघन करने का भी अधिकार सरकार के पास है या संविधान में इसको जगह दिया गया है। तो अगला स्लाइड में देखते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सामाजिक व शैक्षणिक, ठीक है, इसके साथ बाद में एक और जोड़ा गया है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। आर्थिक 15(4) बोल रहा है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, किन दृष्टिकोण से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान कर सकता है। सेम वैसा ही इसके अगली लाइन में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को शासकीय और निजी शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो एक शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, आरक्षण। तो आरक्षण क्या है, ठीक है, क्या बोला गया है कि विशेष उपबंध कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सीधे आरक्षण दे दिया जाएगा, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिया जाएगा। आरक्षण केवल, ठीक है, वो जो शब्द लिखा गया है विशेष उपबंध, उस विशेष उपबंध को लागू करने का क्या है, एक साधन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, लेकिन आरक्षण क्या है, उनकी उन्नति के लिए, उन्नति करने के लिए एक विशेष उपबंध है। जो अधिकार हमको कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 15 से मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ पे भी वही कहा गया है। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और बार बार मांग उठ रही थी कि सामाजिक शैक्षणिक के साथ साथ क्या है, अब आर्थिक आधार पर भी विशेष, ठीक है, आर्थिक आधार पर भी जो लोग कमजोर हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनकी उन्नति के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। तो 2019 में इसमें क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में जो संशोधन क्रमांक था 103वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से जोड़ा गया। अगली स्लाइड में हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं, क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है इसमें, और इनको क्या है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 जो 103वां संविधान संशोधन है, उसमें अनुच्छेद 15 और इसके बाद जब हम देखेंगे अनुच्छेद 16, तो दो महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किए गए हैं। तो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इससे पहले क्या था, इसका जो आधार क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी उनकी उन्नति के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 हमारा यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, ठीक है, या और ऐसी कोई दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को कुछ रियायत दी जाती है। जैसे इस साइड के लोगों को क्या हो जाता है, सेना या आर्मी की भर्ती में ऊंचाई में छूट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन हम उसे उल्लंघन नहीं मानेंगे। ये क्या हो जाता है, समानता लाने का ही एक तरीका है। यदि राज्य को या सरकार को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, या उनके दृष्टिकोण में लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, तब उस तरह से प्रावधान यहाँ पे किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। ये सीधे सीधे हम देखेंगे तो हमसे रिलेटेड है। आज हम लोग क्या दिलाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दिलाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है, शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। किसी भी राज्य या किसी भी सरकार है, जब वो क्या करती है, कोई पद निकालती है, तो पद निकालती है तो उसमें नियुक्ति के लिए क्या करती है, वो
प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है और ये प्रतियोगी परीक्षा सबसे अच्छा साधन है लोगों को समान अवसर प्रदान करने का। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नियुक्ति दे दिया जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ, जब हम लोग अंदर इसको डिटेल में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इसके लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे 16(1) क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में क्या है, सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। पहला लाइन तो ये कह रहा है कि सभी नागरिकों को क्या है, अवसर की समानता प्राप्त होगी। दूसरा लाइन जो अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर शासकीय सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा नियुक्ति के मामले में, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, लिंग के आधार की बात कही गई है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, ठीक है, शासकीय सेवाओं में 1/3 पद या 1/3 पद जो है वो क्या हो जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे जरूरत लगता है वहाँ पे इसका उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो लिखा गया है कि सरकार किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। पहली लाइन में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर से कुछ प्रावधान कर दिया गया है कि किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन को क्या है, उस राज्य के निवासियों के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला स्लाइड में इसका देखेंगे क्या क्या प्रावधान किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इनकी नियुक्तियों के लिए आरक्षण कर सकती है, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सारे वर्ग जो कि क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, इनके लिए क्या किया जा रहा है, विशेष उपबंध किया जा रहा है, जो कि आरक्षण के रूप में किया जा रहा है। अगला जो है 16 का, बैकलॉग पदों पर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण किया जा सकेगा। ये सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है, कि बैकलॉग पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण किया जा सकता है या दिया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 या इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 103वां संविधान संशोधन, अगली स्लाइड में चेंज करना, हाँ पीछे पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का कोई पदाधिकारी विशिष्ट संप्रदाय का हो सकता है। 16(1) में सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन क्या बोल गया है कि कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है, उनका कोई पदाधिकारी है, ठीक है, जो लोग उसको क्या करते हैं, संचालन करते हैं, वो लोग क्या है, उस विशिष्ट संप्रदाय के हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो गया, जहाँ जहाँ पे जरूरत लग रहा है समानता स्थापित करने के लिए, वहाँ पे इन्हीं अनुच्छेद का, इन्हीं अधिकारों का क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे पे उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। 16(6) अनुच्छेद 16(4), ठीक है, में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, किस है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% का आरक्षण दिया जा सकेगा। ये भी 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस नए अनुच्छेद को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। इससे पहले क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा है उनके लिए विशेष उपबंध किया जाता था। अब उसमें एक नया जोड़ दिया गया है, क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग, ठीक है, EWS कैटेगरीज को हम लोग बोलते हैं। तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता, और जो जो इसमें प्रावधान थे उस सबको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। भारत में ये एक कुप्रथा थी और बहुत लंबे टाइम तक ये चल रही थी, आज भी कई जगहों पे ये चलता है, लेकिन उस कुप्रथा के खिलाफ, उससे संरक्षण हमको प्रदान करता है अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या बोल रहा है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात किसी भी रूप में अस्पृश्यता का स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है।
इसके लिए, इसको लागू करने के लिए सबसे पहले 1955 में कानून लाया गया जिसको कहा गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। बाद में इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया 1976 में, और इसका नाम दे दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और बाद में इसमें फिर से संशोधन किया गया और इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसको ला दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये हमारे मुख्य परीक्षा मेंस का पेपर 7, ठीक है, इसका एक सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। और पिछले 2 साल से लगातार इससे संबंधित क्वेश्चन भी मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसको यहाँ पे नहीं देखना है। तो अनुच्छेद 17 क्या बोल रहा है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद हम देखेंगे जो कि समानता का अधिकार का क्या है, अंतिम अनुच्छेद है। क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। अब उपाधि यानी किस तरह की उपाधि, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या की उपाधि होती थी, राजा, सम्राट, बादशाह, सुल्तान और इस तरह की और भी सारी उपाधियां थी। तो ये क्या है, जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे क्या लग जा रहा है, बादशाह लग जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो आदमी बाकी नागरिकों से क्या है, थोड़ा अलग है, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति उच्च है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो समानता की बात करता है, तो समानता स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की किसी भी तरह की उपाधियां सरकार के द्वारा प्रोत्साहित नहीं की जाएगी, ना इनको किसी भी रूप में माना जाएगा। तो अनुच्छेद 18 यही कहता है कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के उपाधियों का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसके बावजूद भी, ठीक है, डॉक्टरी की जो पढ़ाई करते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, पीएचडी भी होता है, ये सभी भी एक तरह की उपाधि है। पुलिस या आर्मी में जाएंगे तो अलग अलग रैंक होता है, सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, लेफ्टिनेंट हो गया, ये सब भी क्या है, एक तरह से उपाधि है। लेकिन इन उपाधियों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है कुछ शर्तों के साथ में। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राज्य, फिर से वही बात, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या अन्य भी कोई लोकल एजेंसीज हैं, वो किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। लेकिन सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर बाकी उपाधियां जो राजा महाराजा इस तरह के जो वंशानुगत चले आ रहे थे कि कोई राज परिवार से है या कोई मुगल परिवार से है, इस तरह से, तो वो सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को क्या कर दिया गया, इससे रियायत दी गई है। दूसरा कहा गया है कि राज्य किसी भी विदेशी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान करने से मना करता है, ठीक है। राज्य यानी फिर से सरकार जो है किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान करने से मना करता है। लेकिन अगली लाइन में इसका भी तोड़ ये है कि उपाधि दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी की क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन क्या है, विश्वसनीय पद पर है, राष्ट्रपति की सम्मति के बिना विदेशी राज्य से उपहार उपाधि जो है ग्रहण नहीं कर सकता है। तो अनुमति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। पहला कहा गया है कि उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रदान किया जा सकता है किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, उपाधि दी जा सकती है। अगली लाइन में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपहार उपाधि वृत्ति स्वीकार नहीं कर सकता। फिर से वही बात, किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अंतिम लाइन भी यही कहता है कि राज्य के अधीन, ठीक है, विश्वास या लाभ के पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो भी किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही, ठीक है, इसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह की उपाधि या भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 18 हमारा क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत, और इसके जो भी प्रावधान थे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। उपाधियों का तो अंत किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि दी जा सकती है। इसमें एक और चीज है, जैसे हम कुछ सम्मान देखते हैं, पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इन सभी को इनसे अलग रखा गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 4 चीज़ें हमने देखी, ये क्या थे? समानता का अधिकार था। एक बार हम लोग वापस से पुरानी स्लाइड में चले जाते हैं जहाँ पे इसका वर्गीकरण किया गया है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 14 ये क्या बोल रहा है? कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है। अनुच्छेद 15 ये अलग अलग आधारों पे, धर्म, नस्ल, जाति, मूल, इन सब के आधारों पे क्या कर रहा है? समानता स्थापित कर रहा है। अनुच्छेद 16 शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान कर रहा है। अनुच्छेद 17 प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्य किसी को नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 18 ठीक है, विशेषाधिकारों का क्या कर रहा है? या उपाधियों का अंत कर रहा है। तो इस प्रकार से समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और इन सभी अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 14 से 18 में एक बात निकल कर आ रही है, वो है क्या है? अलग अलग धारों पे समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, मूलभूत अधिकार भाग 3, समानता का अधिकार, इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक का। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी सारे जो है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज के लिए इतना ही।